and welcome to कहानी पाकिस्तानी का brand new episode with your host आयशा गिलानी। पाकिस्तानी कहीं भी जाए अपनी सकाफत साथ लेके आते हैं। सकाफत पाकिस्तानी हो या कोई और, ज़ुबान के बगैर नामुकम्मल है। आज के दौर में उर्दू ज़बान कहाँ खड़ी है और लोग अमेरिका में उर्दू ज़बान क्यों सीखना चाहते हैं, देखते हैं कि अमेरिकी स्कूल्स में उर्दू सीखना और सिखाना क्या ये सिर्फ एक ख्वाहिश है? उर्दू सरकारी ज़ुबान बनाई जाएगी, क्या पाकिस्तान और उर्दू इसके लिए तैयार हैं? पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस मलीहा लोधी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हम पाकिस्तानी भी अजीब हैं। पाकिस्तान में होते हैं तो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने पर जोर देते हैं और पाकिस्तान से बाहर अमेरिका जैसे मुल्क में ये उलट हो जाता है। वो जो कहते हैं ना कि अपनी चीज़ की वैल्यू उससे दूर जाकर होती है। आज कुछ लोगों की कोशिशों के नतीजे में उर्दू कई अमेरिकन स्कूल में स्टूडेंट्स को और टीचर्स को सिखाई जा रही है। यकीन नहीं आ रहा? देखिए कि एक प्रेसिडेंशियल ग्रांट, एक लोकल इदारा और चंद पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन्स उर्दू को अमेरिका की एक अहम ज़बान बनाने के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं। Children are the living messages we send to a time we will not see. यानी बच्चे उन वक्तों के लिए हमारी जानिब से एक पैगाम है जिनको हम देख नहीं पाएंगे। किस कदर खूबसूरत बात कही है किसी ने बच्चों यानी हमारे फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या क्या सीखते हैं? उर्दू। उर्दू या उर्दू? उर्दू। About Pakistan. आप जरा अपना हाथ नीचे रख सकते हैं। जो आपने इतनी कूल जो टोपियाँ पहनी हुई है, ये क्या है, इनके बारे में बताइए। काइजर आज़म के टोपी है। अच्छा। अगर आप कोई कुछ भी कहना चाहें पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है in पाकिस्तान। And I wish you well. Please take care of animals or they will be extinct. Don't cut trees or we won't have oxygen. Oxygen नहीं है और आप सब मर जाएगी। Take care of Pakistan. Very nice you said. वैसे ये सारे बच्चे I think politicians ही बनेंगे या environmental activists. असू पंजू हार कबूतर डोली। असू पंजू हार मुस्तकबिल के कुछ ऐसे ही खूबसूरत चेहरों से मेरी मुलाकात हुई रियासत वर्जीनिया के शहर स्प्रिंगफील्ड में DC9 मेट्रोपॉलिटन उर्दू सेंटर उर्दू कैंप पे। So it all started about 5 years ago. ये सब कुछ तकरीबन 5 साल पहले शुरू हुआ था। हमारा ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहता था। हमने जॉर्ज टाउन और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से राब्ता किया और उन्हें कहा कि कोर्सेज लिखने के लिए हमारी मदद करें। ये मदद तो हमें मिल गई, लेकिन हमारे पास किसी किस्म के फंड्स मौजूद नहीं थे। उस दौरान हमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के स्टार टॉक प्रोग्राम के बारे में पता चला, जिसके लिए हमने अपने प्रोग्राम का प्रपोजल बनाकर पेश किया और फिर जब उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी तो फिर ये सब शुरू हो गया। They approved us for a program and then this all began. Well, Star Talk was started in 2006, was a presidential initiative. So the goal of Star जहाँ तक स्टार टॉक प्रोग्राम का ताल्लुक है तो इसकी इब्तिदा 2006 में हुई। ये अमरीकी सदर की हिदायत पर शुरू किया गया। स्टार टॉक के 3 अहदाफ हैं। सबसे पहला हदफ स्टूडेंट्स के लिए सीखने के मौके फराहम करना, दूसरा असातिज़ा को अहम ज़बानें ज़्यादा मौसर तौर पर सिखाने के लिए तरबियत देना और इसका तीसरा मकसद वसाइल मुहैया करना था। इस एक्सपीरियंस में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि मैं उर्दू सीखता हूँ और इधर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। Of course, Pakistani food is the best. जी बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे मेरे दोस्त आते हैं और बहुत नए लोग मिलते हैं। I didn't think like मुझे सिर्फ 3 हफ्तों के कैंप से इतना ज़्यादा सीखने की तवक्को नहीं थी। ईमान, I understand कि ये आपका पहला साल है इस प्रोग्राम में। हाँ जी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। मैंने बहुत इम्प्रूव किया, मेरी उर्दू में बहुत इम्प्रूव किया और लिखना और पढ़ना। आपने लिखना और पढ़ना भी सीखा उर्दू में? हाँ जी। That's impressive. क्लास में नॉर्मली हम सीखते हैं पाकिस्तानी शहरों के बारे में, पाकिस्तानी जो त्यौहार हैं, पाकिस्तानी खाने, मशहूर जगहें, मशहूर लोग। मेरी अम्मी और अब्बू जैसे हमें बताते थे जैसे स्टोरियाँ और वो सब जैसे पाकिस्तान के बारे में जब वो छोटे थे।
Lekin I didn't really know much about, like, you know, geography and the history of Pakistan until I came to this program. We have an amazing truck artist that joined us this year for the first time. We've been teaching. हमारे साथ एक बहुत मुनफरिद और माहिर ट्रक आर्टिस्ट है जो इस साल पहली मर्तबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ है। वो तमाम बच्चों को ट्रक आर्ट और पाकिस्तानी आर्ट सिखा रहा है। असल में ये हमारा ट्रक आर्ट है। ट्रक आर्ट असल में एक गार्डन में एक मार्केट, कराची में एक मार्केट है, गार्डन मार्केट, वहाँ पे ट्रक बनते थे किसी ज़माने में। तो फॉरेनर की भरमार होती थी वहाँ पे, वो लोग आते थे, रोज़ाना काफ़ी लोग आते थे। उन्होंने जब ट्रकों पे पेंटिंग होते हुए देखी तो उन्होंने इसका नाम ट्रक आर्ट रख दिया। असल में इसको कहते हैं फुलपत्ती। आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? मेरा फैमिली का यही काम था। मेरे मामू भी ये करते थे, अब्बू भी ये करते थे। अब्बू को देख देख के मुझे शौक़ हुआ। मैं तकरीबन 7 साल का था जब से ये मैं कर रहा हूँ। पहले ही हम लोग ट्रक मार्केट के अंदर ही घर था हमारा। पाकिस्तानी कल्चर में ट्रक आर्ट की क्या सिग्निफिकेंस है? हमारा क्योंकि माहौल हिंदुस्तानी कल्चर से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि हम लोग पार्टीशन तो बाद में हुआ है ना, तो लोग वही हैं, पंजाब के लोग, सिंध के लोग वही स्टाइल से रहते हैं। लेकिन वाहिद ये आर्ट है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो बाहर जो खूबसूरत ट्रक पेंट हुआ है, मैंने देखा कि एक अमेरिकन गाड़ी है लेकिन वो पाकिस्तानी ट्रक आर्ट में पेंट हुआ है। तो वो किसी ने डोनेट किया है कि अब ट्रक पेंट करें उनको। हाँ, जो पेंटिंग्स आप करते हैं उनमें थोड़े से वो मैसेजेस होते हैं, तो आपकी क्या इंस्पिरेशन रहती है? आप कोई पैगाम देना चाह रहे हैं अपने पेंटिंग्स के ज़रिए? असल में क्योंकि ट्रक आर्ट वाहिद पाकिस्तानी आर्ट है हमारा, तो हम तो मोहब्बत का पैगाम ही दुनिया में लेके जाते हैं। तो मकसद यही कि यहाँ के लोग भी देखें कि पाकिस्तान का आर्ट कितना कलरफुल है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं, कलरफुल हैं, यानी कि दिल के कितने अच्छे हैं। जो टेररिज्म वो एक अलग मसला है, तो इसलिए ये पाकिस्तान का और अमेरिका का झंडा भी बनाया हुआ गाड़ी पे। तो मकसद यही कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक ताल्लुकात बेहतर हो और आवाम के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर हो। तो आर्ट के ज़रिए दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम, ब्यूटीफुली डन। मुझे हमेशा ऐसे बच्चों से अपना एक ताल्लुक महसूस होता है। हम पाकिस्तानी अमेरिकन्स अमेरिका में रहते ज़रूर हैं, लेकिन अपनी धरती माँ से जुड़े रहने की गहरी ख्वाहिश भी रखते हैं। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी फैमिलीज़ को अक्सर बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं, वो कोशिशें जिन्हें अक्सर क्रेडिट नहीं दिया जाता। उम्मीद है कि स्टार टॉक और DC9 मेट्रोपॉलिटन उर्दू सेंटर जैसे प्रोग्राम से पाकिस्तानी फैमिलीज़ को कम से कम अपने बच्चों को उर्दू सीखने में आसानी ज़रूर मिलेगी। गोइंग फॉरवर्ड आप इस प्रोग्राम के साथ क्या देखना चाहेंगी? I would love to see. मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे कॉलेजों और हाई स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाए। उर्दू में बाकायदा तालीम दिए जाने से एक पाकिस्तानी की हैसियत से यकीनन हम फायदा उठाएंगे। That would be amazing. How long do you think it is before Urdu is officially offered as a second language in high schools and colleges across America? ये हमारा एक ख्वाब और एक विजन है। Thank you so much. I appreciate your time. It's very nice to be here. खुदा हाफिज़, कहानी पाकिस्तानी। अमेरिकन स्कूल्स में उर्दू इंशाल्लाह। उर्दू को सरकारी ज़बान बनाया जाएगा, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? देखते हैं एक ब्रेक के बाद। हाल ही में पाकिस्तान में हुकूमत ने उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पे इस्तेमाल करने का हुक्म जारी किया है, लेकिन उर्दू को आज के इस एडवांस दौर में सरकारी ज़बान के तौर पर अपनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सिस्टम को भी इस तब्दीली के लिए तैयार करें। देखिए इस बारे में क्या कहती है खुर्रम रियाज और मोहम्मद इश्तियाक की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और उर्दू का रिश्ता एक ऐसी तारीख है जो सन 1900 ईस्वी में उर्दू को देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखने के तनाज़े से शुरू हुई। इस रिश्ते के पड़ाव में हिंदी उर्दू तनाज़ा भी आया, जो क़याम पाकिस्तान की एक वजह बना। और 1948 में जब कायदे आज़म ने ढाका में उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया, तो ये तनाज़ा शहीद मीनार से होता हुआ मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी तक पहुँच गया। कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हो रही थी और जो तहरीक चली थी कायदे-ए-आज़म की मुआवनत के साथ, तो उसमें तो यही तय था कि पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम होगा। और दूसरी बात जो उन्होंने ये कही थी, जो उन्होंने 1948 में चिटगांव के अंदर अपनी तकरीर में ये कही कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान जो है वो सिर्फ उर्दू होगी। और ये इसका प्रोविज़न आपको 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में
मिलेगा और मेरा ख्याल है कि 1962 का जो अय्यूब खान का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर भी होगा। 1973 में जब पाकिस्तान का आईन तश्कील दिया गया तो उर्दू का नफाज दस्तूर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। आईन के आर्टिकल 251 के मुताबिक रियासत को पाबंद किया गया कि वो 15 बरसों में उर्दू को सरकारी इदारों में नाफिज करे। इस कानून के मुताबिक 1988 तक पाकिस्तान में उर्दू को बाकायदा नाफिज होना था। 1981 में भी मुक़्तदरा कौमी ज़बान कायम हुआ था और ये तय हुआ था कि वो एक कमेटी बनाई गई, उस पर काम हुआ और इस पर अमल दरामद करने के मरहले तय किए गए। किताबें शाये हुई, ख़त किताबत के लिए और दफ्तरी उमूर के लिए बाकायदा उस पर जो है एक लाहे अमल तैयार किया गया और ये तय हो गया कि कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये मुक़्तदरा का काम है कि वो तमाम इस्तिलाहात का, दफ्तरी इस्तिलाहात का, ख़त किताबत का सबके लिए मवाद तैयार कर दे, और वो भी हुआ। जुलाई 2015 के आगाज में सुप्रीम कोर्ट में उर्दू के नफाज के हवाले से केस की समाअत में हुकूमत ने रिपोर्ट जमा कराई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उर्दू को बतौर सरकारी ज़बान राइज करने की मंजूरी दे दी है। लोगों की तो ख्वाहिश यही है, पाकिस्तान की जो रहने वाले लोग हैं उनकी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से अपने मुद्दा को बयान कर सकें। अब अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए तो आपको तो अंग्रेज़ी अलग तालीम आपको हासिल करनी है, उसके बाद आप अंग्रेज़ी में लिखना जानते हो तो फिर आप देंगे। तो आम आदमी जो है वो उर्दू समझता है और उर्दू लिखता है, उर्दू बोलता है, तो उसके लिए तो आसानी के लिए यही तरीक़ा है कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़बान को राइज किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया था कि सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर हुकूमती नुमाइंदे उर्दू में तकारीर करेंगे, जबकि तमाम सरकारी तकरीबात की कार्रवाई भी उर्दू में होंगी। ये मुक़्तदरा ने एक किताब, ये आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी किताब है, तो छापी थी, इसकी डेट में देख रही हूँ कि 1984 में छापी है, दफ्तरी मरासलत, इसको देख लें। इसमें अंग्रेज़ी और उर्दू, एक तरफ इन्होंने अंग्रेज़ी ड्राफ्ट लगाया हुआ है और एक तरफ उर्दू ड्राफ्ट लगाया हुआ है, और इसके मुताबिक बहुत से लोग अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में ख़त किताबत कर रहे हैं। ये सब किताबें बनी हुई हैं, जितने फार्म हैं सरकारी, ये सारे उर्दू में ट्रांसलेटेड हैं। सिर्फ ये है कि वन हैज़ टू स्विच ओवर, और अगर उसको वन डे स्विच करेंगे ना कि आज सुबह से नाफिज कर दें, इसकी निस्बत अगर रूटीन में वो चलना शुरू हो जाए, जैसे अच्छा अगर इस तरह से शुरू कर दें ना, लोगों में एक सिर्फ झिझक सी है, चीज़ें तो मौजूद हैं। मसलन अंग्रेज़ी के कोई 500-700 लफ्ज़ होते हैं जो मुझे, आपको, MA अंग्रेज़ी को बोलने वाले को, लिखने वाले को आते हैं, उन्हीं पर वो सारा चलाता है, और मोस्टली मुतरादिफ़ात तो होते ही नहीं हमें याद, यानी एक ही लफ्ज़ होता है एक काम के लिए, और वही इतना। उर्दू में तो हमारे पास बहुत ज़ख़ीरा होता है, सिर्फ हमें वो प्रैक्टिस नहीं ना, वरना तो जो मैं बोल रहा हूँ जिस तरह से, मैं इस तरह से अंग्रेज़ी में तो नहीं बोल सकता, ना इतने अल्फाज हैं मेरे पास, तो सिर्फ एक झिझक सी है। और ये लिखना शुरू कर दें और चीज़ें सेट पैटर्न बने हुए हैं, वो सेट पैटर्न को बदलते हुए हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने के अंदर, और फिर उसके बाद जब आप खुद लिखना शुरू करेंगे तो जो आपका वाफिज़ ज़मीर है वो बयान हो जाएगा। जुलाई में उर्दू ज़बान के हवाले से तारीखी फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस जवाद एस ख्वाजा अगस्त के वस्त में पाकिस्तान के 23वें चीफ जस्टिस बन गए, जिन्होंने उर्दू में हल्फ उठाकर गोया एक नई तारीख रकम की। ताहम इंटरनेट के सर्च इंजन पर उर्दू के महदूद नताइज से लेकर जदीद इस्लाहात के उर्दू तराजिम को अवामी मिजाज का हिस्सा बनाने तक अब भी बहुत से ऐसे मराहिल बाकी हैं जो बरसों की अनथक मेहनत के मुतकाजी हैं। देखें, उर्दू है हमारी ज़बान, तो उसमें ये कहना कि नहीं होनी चाहिए ये तो गलत होगा, मगर प्रॉब्लम ज़रूर हैं उसके साथ एसोसिएटेड। एक तो आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट मशीनरी की है या प्राइवेट सेक्टर की है, ट्रेड और कॉमर्स की, वो सब इस वक्त अंग्रेज़ी में है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे। और दूसरे ये कि बच्चियां जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, अगर आप देखें तो इवन पब्लिक सेक्टर स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं,
میں نے دیکھا ہے کہ اردو بہت کمزور ہے سب کی, تو آپ کیا ری لرننگ ان کی کروائیں گے؟ اس لیے کہ اگر آپ کی سب کریکولم اور سب کچھ اردو میں ہو گیا تو اس کے نئے بچے جو آئیں گے ان کے لیے تو ٹھیک ہے, مگر جو پڑھ کے نکل چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو کچھ کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو کہ وہ سینرجائز ہو جائے. سافٹ ویئر ڈیولپرز بالکل ریڈی ہیں, کیونکہ انہوں نے آج تک جو کام کیا ہے پچھلے 10 سال کے دوران وہ اردو کے لیے, یہ وہ کام تھا جس کے لیے کروڑوں روپے مالیت اور وسائل درکار تھے, لیکن انہوں نے اپنے بلبوتے پر بغیر کسی سرمایہ کے یہ سب کام کیا ہے. نستعلیق فونٹس بنائے ہیں اور جو ورڈ پریس دیگر ویب سائٹس ہیں, ویب سائٹس کے انجنز بنائے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا اردو لکھنے کے لیے بہت ساری سہولیات جتنی بھی اس وقت موجود ہیں وہ ساری لوگوں نے رضاکارانہ طور پر مفت میں بنائی ہیں. تو میرے خیال میں جو اردو سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو اسی موقع کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور آگے بڑھیں گے. بس یہ ہے کہ مارکیٹ طلب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر مارکیٹ کا انگریزی کی ڈیمانڈ ایسی ہی رہی تو پھر اردو وہی سیکنڈری ثانوی ایسی رہے گی اردو کی. لیکن اگر مارکیٹ کی طلب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ انگریزی کے مقابلے پہ بھی آ جائے. سرکار کو اس سلسلے میں بہت سنجیدہ رہنا پڑے گا. انٹرسٹنگ. اب سیاست کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملیحہ لودھی کے پاکستانی امریکنز کے بارے میں کیا خیالات ہیں, ایک بریک کے بعد. آج کے شو میں ایک چینج ہے اور یہ چینج سلولی ہمارے شو کا مستقل حصہ بنے گی. آپ کو شو کے ایٹ لیسٹ ایک سیگمنٹ میں ان ایشوز اور ڈیولپمنٹس پر سٹوریز دیکھنے کو ملیں گی جو کرنٹ افیئرز اور نیوز میں اپنی جگہ بناتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مختلف کانفلکٹس کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ریفیوجیز کی تعداد اس وقت 6 کروڑ کے قریب ہے. میرے ساتھی محمد عاطف نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی پہلی خاتون پرماننٹ ریپرزینٹیو ملیحہ لودھی سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں اس ایشو پر خاص طور سے فوکس کیا. امبیسڈر لودھی کا کہنا تھا کہ ڈیولپڈ ملکوں کو ریفیوجیز کو روکنے کے بجائے پناہ دینی چاہیے. امبیسڈر نے اور کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. ملیحہ لودھی صاحبہ, شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. پاکستان نے حال ہی میں اقوام متحدہ میں ایک سائیڈ لائن ایونٹ منعقد کروایا تھا امیگرنٹس یعنی مہاجرین پر, اور وہ لوگ جو کہ فورسفلی جن کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے یا وہ کسی سہانے کی وجہ سے اپنے شہروں کو, اپنے گھروں کو اور اپنے ملکوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. خاص طور پر مڈل ایسٹ اس میں ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے پاس. پاکستان خود سے کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کو ہوسٹ کر رہا ہے. پہلے تو ہمیں اس ایونٹ کے بارے میں بتائیے اور یہ بتائیے کہ آج کے دور میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہاں پر یونائٹڈ نیشنز نیو یارک میں اس ایشو کو, جو کہ اس وقت ایک ہیومینیٹیرین ایمرجنسی ہے, اس پہ اتنا فوکس نہیں تھا. اور ہمارا مقصد, ہماری مشن نے جو ایونٹ کیا یونائٹڈ نیشنز میں, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اویئر کریں کہ جی اتنا بڑا جو سانحہ ہو رہا ہے, جو پلائٹ آف ڈسپلیس پیپل ہے یا پلائٹ آف ریفیوجیز ہے اس وقت, وہ جو ہے اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رسپانس ہے وہ پورا نہیں اترتا. اور ہمیں چاہیے ہے کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل رسپانس ایسا ہو جو کہ اس کو ایک ہیومینیٹیرین ایمرجنسی کے طور پہ ایڈریس کرے اور ایک ڈیولپمنٹ چیلنج کے طور پہ بھی کرے. اور لوگوں کو بتانا کہ کچھ ممالک, ایڈوانسڈ نیشنز, جو کہ اس وقت دیواریں بنا رہے ہیں اور بیریئرز بنا رہے ہیں کہ ان کے ہاں جو یہ مہاجرین بیچارے آ رہے ہیں جو کہ اسکیپ کر رہے ہیں کانفلکٹ یا جنگ یا پاورٹی یا پرسیکیوشن, ہم نے کبھی اس طرح نہیں کیا. نہ ہم نے بارڈرز بند کیے, نہ ہم نے کوئی بیریئرز بنائے. ہم نے سوچا کہ یہ ہماری ایک ہیومینیٹیرین رسپانسبلٹی تھی, ہماری ذمہ داری تھی, اور ہم نے وہ ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی. جس سے کہ میں اس بات سے کافی انکریج ہوئی کہ وہاں پر اس ایونٹ میں پاکستان کے لیے بہت اپریسیشن تھی اور ایکنالجمنٹ تھی کہ جی پاکستان کا ایک ایگزمپلری رول رہا ہے ان ہوسٹنگ افغان مہاجرین, افغان ریفیوجیز. ابھی ریسنٹلی جو مہاجرین یا ڈسپلیسڈ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے وہ ایک بہت بڑے کانفلکٹ کی وجہ سے ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے, اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک چیلنج بھی ہے. آئیسس کی شیپ میں ایک نیا دشمن سامنے آ گیا ہے جو امن کا دشمن ہے. پاکستان کا اقوام متحدہ میں دفتر
عالمی امن کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے. دیکھیے اس سے زیادہ کیا بہتر اگزامپل ہوگا جو پاکستان کی کوششیں ہیں عالمی امن کے لیے, جو کہ پاکستان کا رول ہے ان ڈپلائمنٹ آف اٹس ٹروپس, امن رکھنے کے لیے مختلف ممالک میں جو اس وقت کانفلکٹ میں مبتلا ہیں. ظاہر ہے اس وقت زیادہ تر ڈپلائمنٹس جو ہیں وہ افریقہ میں ہیں جہاں بہت سارے اور مختلف نوعیت کے کانفلکٹس چل رہے ہیں. لیکن مہاجرین کا آپ نے سوال پوچھا تو میں اس پہ پھر واپس لوٹوں گی کہ اس وقت ریکارڈ نمبر ہے دنیا میں ریفیوجیز, 60 ملین کے قریب اس وقت لوگ ہیں جو کہ زبردستی ڈسپلیس ہوئے ہیں یا وہ وہاں سے بھاگے ہیں جہاں ان کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ہے. مثال کے طور پہ ہم نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا اور پاکستان اس پہ آواز اٹھاتا رہا کہ جو روہنگا مسلمان ہیں ایسٹ ایشیا میں, جو کہ اپنے اس وقت جو پلائٹ ہے ان کی, میں سمجھتی ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ بین الاقوامی کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رسپونڈ کرے. جن ممالک نے مدد کی ہے ہم نے ان کی ایفرٹس کو سراہا, لیکن ہم نے باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہا کہ جی آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں, بیکاز دیکھیں یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے پوری دنیا کی. اگلے مہینے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا سیشن ہے. 2 بہت اہم چیزیں جو سیشن میں ہونے والی ہیں, اس سے پہلے ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ پوپ فرانسس خطاب کریں گے. اس کے بارے میں بتائیے اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا, خاص طور پر ان ممالک میں, ان خطوں میں جہاں مذہبی انٹالرنس بہت زیادہ ہے دوسرے فرقوں کے خلاف. سیکنڈلی اونگا میں پاکستان کے وزیر اعظم شرکت کریں گے. آپ کچھ ہفتے پہلے پاکستان میں بھی گئی تھیں اس کی پلاننگ کے لیے. پاکستان کے کیا گولز ہیں, کیا پلان ہے اس سیشن میں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سال ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیے, اس لیے کہ یہ 70th اینیورسری ہے یونائٹڈ نیشنز کی فاؤنڈنگ کا, اور 70th اینیورسری میں جو ایک اہم سمٹ ہو رہا ہے وہ ہے کہ جو اگلے 15 سال کے لیے جو یو این میں ایک گلوبل ڈیولپمنٹ ایجنڈا جس کو تشکیل دیا ہے, جو اس پہ نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں پچھلے 1 سال 1.5 سال سے, وہ اب کنکلوڈ ہو چکا ہے. اور وہ جو ہیں جس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں, 17 گولز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, وہ اڈاپٹ ہوں گے ایک سمٹ پہ جس کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف تشریف لائیں گے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نواز شریف پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ اور کچھ اور ممالک کے ساتھ ایک پیس کیپنگ پہ بھی سمٹ کو ہوسٹ کریں گے. وہاں پاکستان کا کلیدی رول ہے, پاکستان کی لیڈرشپ ہے, تو وہ ایک موقع ہوگا جہاں کہ ہم اپنا جو رول ہے اور جو رول فیوچر میں بھی ہوگا اس کے بارے میں پرائم منسٹر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی امپورٹنٹ اہم ایونٹس ہوں گے اس جنرل اسمبلی کے دوران, بیکاز یہ ایک بہت انیوژل جنرل اسمبلی ہے. یہ عام جو ہر سال ہوتی ہے اس سے بہت ہٹ کے ہے. اس سال مختلف ہائی لیول ایونٹس ہیں. ایک کیا کہتے ہیں چائنیز پریزیڈنٹ بھی کر رہے ہیں آن ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن, اس میں بھی پاکستان حصہ لے گا. ایک چائنیز پریزیڈنٹ ہوسٹ کر رہے ہیں ویمنز امپاورمنٹ پہ, اس میں بھی پاکستان حصہ لے گا. تو اس دفعہ پاکستان اور ممالک کی طرح بہت بزی بھی ہوگا اور ایکٹیو بھی ہوگا. ملیحہ لودھی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بات کی. اچھا ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں کیونکہ اب اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیاری کرنی ہے. جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کرے گا اینڈ پلیز اسٹے ان ٹچ. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی, انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.